नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवनागरी हिंदी में। और स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कहानी उसने कहा था को, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम इकाई 7 में लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन पंक्ति होंगी और जो भी फैक्ट होगा उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, वो मैं बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उसने कहा था का रचनाकाल कब था। तो इसका रचनाकाल 1915 में हुआ है और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसको तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला कि इसका प्रकाशन वर्ष 1915 और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उसके लिए आप एक नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा, जैसे कि पहले की कहानियों में आपने किया है। तो शुरू करते हैं कहानी को। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर में बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें, जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं, कभी उसके गुप्त गुह्य अंगों से डॉक्टर को लजाने वाला परिचय दिखाते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बोलते हैं कि बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना माई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह लेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हट जाए तो पुत्ता प्यारी बच जा, लंबी वाली है। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो आपको ध्यान देना है। पहला कि वो दोनों कौन से रिलीजन से बिलोंग करते, तो सिख से। ये बात कैसे पता चला? तो उसके बालों से और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों नोट डाउन जरूर करिएगा कि वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। कौन? जो लड़का था। और लड़की क्या लेने आई थी? तो रसोई के लिए बढ़िया। तो ये दो फैक्ट हैं जो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगड़े में। और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वह मेरे मामा होते हैं। तो लड़की बोलती है कि हाँ कहाँ रहती है? तो अतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा होते हैं। लड़का बोलता है कि मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। तो याद है कि अतर सिंह की बैठक में जिनका मामा का घर है वो लड़की का घर है, और जो लड़का का मामा घर है वो घर गुरु बाजार में है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इसलिए इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तेरी कुड़माई हो गई का मतलब होता है तेरी सगाई हो गई, यानी या शादी हो गई, कुछ इसी तरह से पंजाबी भाषा में बोलते हैं। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। तो लड़का बोला, कब? लड़की बोलती, कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, सालू मतलब साल या दुपट्टा जो भी ओढ़ी हुई थी, कि देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई बोलकर। लड़के ने घर की सीध ली
रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। अब बेचारा उसका तो दिल टूट गया कि भाई इसका सगाई हो गया है। तब यहाँ तक कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो फ्रस्ट्रेशन था, तो इस फ्रस्ट्रेशन को कहाँ निकाले, तो देखिएगा रास्ते में कैसे कैसे अपना कांड करते चलता है। तो रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, यह पहला कांड हो गया, इसको नोट डाउन कीजिएगा। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, ये दूसरा कांड कर दिया। तीसरा, एक कुत्ते को पत्थर मारा। चौथा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध ही उड़ेल दिया। और पांचवा, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तो 5 काम किया। पहला, एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, मोरी मतलब नाली होता है, तो नाली में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर कमाई हुई, तो दूसरा इसको नोट डाउन कीजिएगा। तीसरा नोट डाउन कीजिएगा कि एक कुत्ते को पत्थर मारा। चौथा नोट डाउन कीजिएगा कि गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। और पांचवा नोट डाउन कीजिएगा कि एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठी हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक खिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। ये देखिए, चला ये वर्तमान में ये सब जो था वो पूर्व का था, पहले का कहानी था। अब ये वर्तमान का कहानी है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही वर्तमान और पूर्व के बीच में, अतीत के बीच में कहानी चलती रही। तो वो वर्तमान का स्टोरी है। तो नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 है पात्र का जिक्र है लहना सिंह, इसको ध्यान रखिए। 4 तो खंडक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। फिर फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सहारा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम लेती नहीं। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क के बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। देखिए यहाँ पर क्या बात, एक लाइन इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटो तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छुड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। एक दूसरा है कि यहाँ पे हजारा सिंह जो कि सूबेदार हैं। एक अभी पात्र का जिक्र आया लहना सिंह, दूसरा पात्र है हजारा सिंह। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों में तो जारा धंस गया है, सुर निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगरी में कोयले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। एक महासिंह का जिक्र हुआ, एक यहाँ पर उद्यमी का जिक्र हुआ था। दोनों गौण पात्र हैं। कहते हुए सूबेदार खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजे में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी, होड़ा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है, जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उठाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो।
उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप किचन में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मारने पड़ जाना। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये कौन बोलता है? लहना सिंह बोलता है, और एक पात्र का जिक्र है कीरत सिंह का। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क? हाँ भाइयों, कैसे? तो अब यहाँ एक गाना है, मतलब गीत है, इसको आप इम्पोर्टेंट है तो मतलब थोड़ा देख लीजिएगा। दिल्ली से हटते पिसौर नु जान दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मारिए। तो इसको आप ध्यान देखिएगा, 2-4 पंक्ति इसका लिख लीजिए। या फिर ये भी देखिएगा, जान दिए, मड़िए, अड़िए, कदुए नू गोड़िए, तो लास्ट में आया है। तो ये इसको बस इतना इन कीवर्ड से ध्यान रखिएगा कि ये उसने कहा था कहानी का गीत है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़ा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। 2 पहर रात गई, अंधेरा है, सुनसान मची हुई है। बोधा सिंह 3 खाली बिस्कुटों के, बोधा सिंह का जिक्र है पढ़ें, तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, और लहला सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कड़ा है, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। कंपनी नहीं हो सकता, यहाँ पर कपकपी होगा, फिर ठीक है। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। फिर बोधा सिंह बोलता, और तुम? लहना सिंह बोलता है, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। फिर बोधा सिंह बोलते हैं कि ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। फिर लहना सिंह, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है विलायत से, मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करें। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। फिर बोधा सिंह पूछते, सच कहते हो? फिर लहना सिंह, और नहीं झूठ? क्यों नहीं कहकर करते। बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पुल के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा, जो हुक्म। तो लहना सिंह हुक्म मान के चल देते हैं। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा, तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी फुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उसने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आँख पलकते लहना सिंह सब समझ गए। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब, हाथ आगे करते। उसने सिगड़ी की उजास में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में रहे थे। कितने वर्ष से रेजिमेंट में थे? 5 वर्ष से। इसको नोट डाउन जरूर रखिएगा। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, वह शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ, याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। तो अब्दुल्ला का जिक्र है जो कि खानसामा था, जो कौन पात्र है, लेकिन ध्यान रखिएगा। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी
और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वो विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहरा सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदे में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट विचार कर लिया क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की हैं। शोहरत साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के खोज देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न करके, देर मत करो। मतलब ये सारा जो कहानी था वो सब झूठ था और ये जर्मन था, ना कि इसके क्लप्टन सा है। हुक्म तो यह है कि यही, मतलब ये थ्रिलर एक तरह से हो गया। ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लक्ष्मण साहब ने जेब से 3 बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारें में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहला सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय मंदिरों में होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा पानी चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोदे पर चढ़ते हैं। यह तो को ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जारे से बचाने के दोनों हाथ जेबों में डाले। तो ये सब लहना सिंह कहता गया। चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने के तावीज़ बांटता था और बच्चे को दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पट कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को भगाया था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। एक कौन पात्र है? पोलूराम, जो कि डाक बाबू थे। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंद दी थी और गांव से बाहर निकल कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धमाका सुनकर जब सब दौड़ आए, बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। देखिए, बंदूक का जिक्र है, हेनरी मार्टिनी, इसको जरूर यहाँ ध्यान रखिएगा। एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों को सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस नहीं था, पट्टियों को कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की पाट ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर वहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और अन्य लेटे हुए थे और वे 70 थे।
अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में अचानक आवाज़ आई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। खेत होने मर गए थे। सिखों में 15 के प्राण गए। तो देखिए, याद रखिएगा कि 63 जर्मन और सिख 15 सिख मारे गए और 63 जर्मन। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पर निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मट्टी से पूरा लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न पड़ी कि लहना के दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद कि जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। और हवा ऐसी चली थी कि जैसे कि वान भट्ट की भाषा में दंत विनोप देश चारे कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी और की खाई वालों ने सुन ली थी। उनके पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमारों को ढोने की गाड़ियां चली जो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए। उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था। उसे गाड़ी में लिटाया गया। सूबेदार लहना को छोड़कर जाते नहीं थे। उसने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदार जी के सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंच कर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होड़ा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। तो सूबेदारनी होड़ा मतलब जो सूबेदार थे उनकी पत्नी का नाम है होड़ा। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदारनी होड़ा ने इनसे कुछ कहा था, उन्होंने कर दिया। अब क्या कहा था, यही बात है कि उसने कहा था। तो अभी आगे मिलेगी। ये इंटरवल था। अब क्लाइमेक्स की ओर कहानी बढ़ रहा है। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आ जाती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। उसी समय की धुंध बिल्कुल उन पर हट जाती है। अब देखिए, अब पीछे चले गए। पूर्व दीप्ति शैली, इसको फ्लैशबैक बोला जाता है। अब फ्लैशबैक स्टोरी यहाँ पे आएगा और पता भी चलेगा कि सूबेदारनी होड़ा लहना सिंह से क्या बोली थी। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 1-8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो कहानी शुरुआत हुआ था कि 2 लड़का लड़की मिले थे एक दुकान पे और पूछ रहे थे, कुरमाई हो गई। तो लड़का लड़की एक लहना सिंह है और लड़की अभी पता चलेगा। तो लड़का कितने साल का था उस समय, 12 साल का, और लड़की कितने की, 8 वर्ष की। तो लड़की 8 वर्ष और लड़का 12 वर्ष। तो दोनों का एज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये पूछेगा एग्जाम में, और शायद पूछा भी है, ये ध्यान में नहीं है, लेकिन नहीं पूछा है तो पूछ लेगा, और पूछा है तो फिर तो इम्पोर्टेंट है नहीं। जब वो पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, वो धहत कहकर भाग जाती थी। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ, वजीरा सिंह पानी पिला दे। फिर वर्तमान में आ गया कहानी। 25 वर्ष बीत गए। तो उस समय 12 वर्ष के थे लहना सिंह। अब कितने साल के हो गए, तो 37 साल के हो गए।
और जो मैडम थी, जो महिला, जो लड़की थी उस समय, जो अब जब बड़ी हो गई, तो उनकी उम्र अभी क्या होगी, तो 33 साल, क्योंकि 8 में अगर 25 ऐड कीजिएगा तो 33, और 12 ऐड कीजिएगा तो 37। लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। तो कौन से राइफल में जमादार है, तो नंबर 77। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, यानी युद्ध पर चलती है, फौरन चले आ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और पोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तो तब सूबेदार वेढ़े में से निकल कर आया, बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। और देखिए यहाँ पे क्या मस्त कहानी चल रहा है। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना, कहा, आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? सूबेदारनी बोलती है, नहीं। फिर सूबेदारनी बोलती, तेरी कुरमाई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी भुट्टो वाले सालू अमृतसर में मुझे सारी कहानी बताती हैं कि हाँ तुम मुझसे मिले थे, इसी से बोले थे। भावों की टकराहट से मूर्छा बोली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। देखिए कितना बढ़िया से लिखा गया है इस कहानी को, मतलब उस समय 1915 में। अभी इस तरह का कहानी बनता है तो हम लोग को अगर मूवी बनता है तो उतने पर देखने में मज़ा आता है, हॉलीवुड का हो चाहे बॉलीवुड का। ऐसे देखिए मतलब अभी 100 साल पहले मतलब क्या शैली अपनाए थे गुलेरी, मतलब मज़ा आ गया। उसने कहा था, देखिए अभी अतीत था, फिर वर्तमान आ गया, अब फिर देखिए, फिर यहाँ पे स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, फिर अतीत में चले गए, यानी फ्लैशबैक। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक खंखरिया पलटन क्यों न बना दी। तिमियों मतलब पत्नियों या महिलाओं की, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, मतलब सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी हो गई होड़ा, जिनको बचपन में देखे थे लहना सिंह, और उनका एक बेटा है जिनका नाम है बोधा। फौज में भर्ती हुए से 1 ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिखर गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप खुरों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबड़ी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। तो बार बार इसको प्यास लगा है। जब इंसान अंतिम क्षण में होता है ना, तो उसके गला सूखने लगता है, उसको बार बार प्यास आती है, इसलिए बार बार पानी पिलाने के लिए बोल रहे थे वजीरा सिंह को। लहना का सिर अपनी गोदी पर लिटाए वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना गुम रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। देखिए यहाँ पर कीरत सिंह क्यों बोलता है और वजीरा ने कुछ समझकर इसलिए कहा, हाँ, क्योंकि आप कहानी अगर ध्यान से सुन रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे मेरे साथ में, तो कुछ समय पहले लहना सिंह ने बोला था कि मैं आम के बगीचे में कीरत सिंह की गोद में जीना, मतलब अपना प्राण त्यागूंगा, वही कीरत सिंह। इसलिए कीरत सिंह पूछता है। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हार में यह आम खूब पलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यही आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा के आंसू टप टप पड़ रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। प्रथम प्रकाशन सरस्वती, जून 1915। कहानी कितना बढ़िया था, आपने पढ़ा। और इसको इम्पोर्टेंट, और जो लास्ट वाला है इस पूरा फैक्ट्स ही हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि पहला तो 77 सिख राइफल, दूसरा युद्ध किसके किसके बीच में था, फ्रांस और बेल्जियम, 68वीं सूची।
तो कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ ये सब बात, लेकिन फिर भी अगर आपको कहानी अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा उसको भी बताइए। फीडबैक जो बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले लेक्चर्स के लिए मैं कुछ इम्प्रूव कर सकूँ। और जो भी फैक्ट्स है उसको रिवीजन कीजिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।